lecture is on virus cultivation and detection. Okay, virus cultivation and detection. Okay, two things. So detection के लिए I think काफ़ी ज़्यादा next एक और lecture लगेगा, extra lecture लगेगा. So we will cover it later. So first is viral cultivation. Okay, so virus is also called as intracellular parasite, right? इंट्रासेलुलर मतलब सेल जब तक सेल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, एंड स्पेसिफिक सेल प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, वायरस इज हाईली स्पेसिफिक, तो उसको जो स्पेसिफिक सेल्स है वही प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर इकोलाई K12 को ही इकोलाई K12 को ही इन्फेक्ट कर रहा है फाज, तो उसको ही इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, बाकी आपका वो साल्मोनेला शिगेला को इन्फेक्ट ना कर पाए. ठीक है, सो बट कुछ कुछ वायरस दे हैव ब्रॉड रेंज ऑल्सो, जैसे टोबैको मोसेक वायरस पढ़ा था हम लोगों ने. ठीक है, सो इट कैन इन्फेक्ट मोर देन 500 स्पीशीज. सो इट डिपेंड्स ऑन वायरस कि उसका नैरो रेंज है या ब्रॉड रेंज है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HIV है, HIV ऑब्वियसली इट इन्फेक्ट्स ह्यूमंस. ठीक है, इस तो देयरफॉर इट इज अ नैरो रेंज. ठीक है, एंड HIV नॉर्मली डज नॉट इन्फेक्ट माउस. ठीक है, सो तो उसके लिए फिर हम लोगों को अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी HIV इन डिटेल फैशन, सो वी हैव क्रिएटेड और इंजीनियर्ड अ माउस. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर से एक माउस बना है विच वेयरइन HIV कैन इन्फेक्ट दैट माउस, एंड उसका इफेक्ट ज़बरदस्त दिखता है. ठीक है, सो वायरस कल्टीवेशन के लिए पहला चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली किसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं वायरस कल्टीवेशन. तो वायरस जब तक ग्रो नहीं करेंगे तो हम लोग उसका रेप्लिकेशन साइकिल, पैथोजेनेसिस कैसे करता है वो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो वायरस कल्टीवेट क्यों किया जाता है, क्योंकि वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल, पैथोजेनेसिस कैसे कॉज कर रहा है, उसका डिटेल्ड फिनोटाइपिक एनालिसिस. ठीक है, उसको ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऑब्जर्व अंडर वायरस अंडर नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, सो तो एक बार वायरस के बारे में डिटेल स्टडी पता चल जाए, देन वी कैन गो फॉर क्या वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज हो सकता है या इम्यूनिटी जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो अगर इफ़ वी नो अबाउट वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है, कौन से, तो इफ देन वी कैन फॉर्मुलेट अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. वैक्सीनेशन का स्ट्रैटेजी हो सकता है या आपका ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी हो सकता है. एट विच स्टेज वायरस अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ कर रहा है तो आई कैन गिव सम मेडिसिन विच कैन इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, सो इसमें डिपेंडिंग अपॉन वायरस रेप्लिकेशन साइकिल आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया जाएगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव वायरस, है ना, इनिशियल वायरस होना चाहिए, राइट? अगर वायरस नहीं रहेगा आपके पास, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वायरस नहीं रहेगा तो हाउ कैन यू गो फॉर डिटेल्ड स्टडी. ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू ग्रो वायरसेस. ओके, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा एज इन लास्ट 50 to 60 years में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, एंड वायरस कल्टीवेशन एंड उसका स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया गया. ओके, सो एक पर्टिकुलर पूरा ब्रांच है स्टडी ऑफ वायरसेस का, वायरोलॉजी. ठीक है, तो ये सब उसमें आता है. ओके, okay, and then we can obviously after studying viruses we can easily not but using some technology we can make a recombinant or modified virus. वो हम अपने यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे जो वायरस है इट कैन बी यूज एज वेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वायरस कैन बी यूज, मॉडिफाइड वायरस कैन बी यूज फॉर एज अ वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी. जैसे अभी कोवैक्सीन इज वन ऑफ द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है, जो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का जनरेट बना है, दैट इज़ नथिंग बट इनएक्टिवेटेड वायरस. ठीक है, ओके, सो वो इम्यूनोजेनिक है बट नॉट इन्फेक्शियस नहीं है. इन्फेक्शियस नहीं मतलब एज एन इम्यूनोजेनिक है
बट इट डज नॉट विल कॉज पैथोजेनेसिस, ठीक है। ओके, सो होपफुली आपको समझ में रहा है वायरस, तो क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली वायरस से रिलेटेड पूरा लाइफ साइकिल्स देखे थे, राइट। सो हम लोग अभी वायरस का कल्टीवेट करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार हम लोग को डिटेल स्टडी मिल जाए वायरसेस का, एंड वायरस ज़्यादा ग्रो करके वी कैन गो फॉर अ डीएनए सीक्वेंसिंग ऑल्सो, एंड हम लोग को इफ़ वी स्टडी डीएनए और जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ वायरसेस, देन वी कैन एनालाइज कि विच जीन्स, कौन से जीन्स है जो वायरस प्रोसेस करता है, एंड कौन से जीन्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। या कौन से, ऑब्वियसली सारे जीन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट कुछ को निकाल के वी कैन मेक वायरस ओनली इम्यूनोजेनिक बट नॉट इन्फेक्शियस, ठीक है, या पैथोजेनेसिस नहीं कॉज करेगा। तो एक्चुअली जो वायरसेस है, जैसे इसमें दे रखा है, हिस्ट्री के बारे में दे रखा है। सो पहले वो कल्चर किया था, जैसे वी कल्चर आपके बैक्टीरियास, ठीक है, यीस्ट को हम लोग कल्चर करते हैं, बैक्टीरियास को करते हैं, फंगाई को करते हैं, वैसे ही वायरसेस को पहले अर्ली 1900s में कल्चर किया था, ठीक है। बट क्योंकि उसमें क्या हुआ था, देयर वाज हेवी कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म एंड फंजाई, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो काफ़ी, जो उसका कल्चरिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसलिए जो वायरसेस है उनको लैब एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता था और लैब एनिमल्स में ही ग्रो किया जाता था, ठीक है। मतलब वायरस को जिंदा रखने के लिए लैब एनिमल्स में डाला जाता था, और अगर वो एनिमल मर रहा रहेगा तो उसमें से वायरस निकाल के फ्रेश एनिमल में, यंग एनिमल में इंजेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली एनिमल्स वेर पेट्री डिशेस, और उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता ही है, ठीक है। और फिर आपको खाली क्या करना है, वायरस को पसाज करना है, मतलब उधर से निकालना है, इंजेक्शन से निकालना है, और दूसरे नेक्स्ट जो ये आपका एनिमल है उसमें इंजेक्ट करना है। बट क्या लिमिटेशंस है, एनिमल्स वही यूटिलाइज कर पाओगे जिसमें वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, आप वो वायरसेस को आप यूटिलाइज या उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉरी। सो वायरस, एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड में आ जाता हूँ तो आपको समझेगा कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो वायरस कल्टीवेशन के लिए एक तो डायरेक्टली एनिमल्स पे इनोकुलेट करना था, ठीक है। दूसरा आप अगर बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। या अगर जैसे ह्यूमन क्या था, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो एनिमल्स में ग्रो कर सकते हैं इफ वायरसेस आर इन्फेक्टिंग एनिमल्स, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमंस। या दूसरा था जो इधर मेंशन नहीं किया, वो है ऑर्गन कल्चर, ठीक है। ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन कल्चर में क्या क्या करते हैं कि जो वायरस जो ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, राइट, जैसे किडनी सेल, किडनीज को इन्फेक्ट कर रहा है, राइट। तो क्या करते थे रिसर्चर्स, माउस से किडनी निकाल देते थे, ओके, एंड उसको क्या करते हैं, फाइन पीस में चॉप कर देते थे, एंड उसको जैसे सॉरी, लिक्विड मीडियम है उसमें डाल देते थे, या सॉलिड मीडियम में डाल देते थे, ओके, एंड वायरस को ऊपर से डाल देते थे, ठीक है, मिक्स करके डाल देते, तो ऑब्वियसली वायरस ग्रो हो जाता था। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड, एनिमल में इनोकुलेट करना, ऑर्गन कल्चर में इनोकुलेट कर सकते हैं, या जो तीसरा सॉरी, एक मिनट, ओके, जो तीसरा मेथड था इट वाज बिट इलीगल। अब इलीगल मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पीओडब्ल्यू में होता था, ओके, पीओडब्ल्यू में इन्फेक्ट किया जाता था।
तो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड डेज की बात है, मतलब 1900s की बात है। तो POW में किया जाता था इनफैक्ट। सो डू यू नो व्हाट इज POW? यस, एनीवन? 19 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, कोई बोलेगा? नहीं, किसी को? ओके, सो दीज आर नथिंग बट प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुए ना दो, तो उसमें क्या होते थे, एनिमीज को कैप्चर करते थे। एंड क्या होता था कि जो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे मस्टर्ड गैस का, या जो आपके कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है उनका टेस्टिंग, जो वायरसेस का टेस्टिंग इनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोला जाता है, या ह्यूमंस, एक्चुअल ह्यूमंस के को इन्फेक्ट किया जाता था। ठीक है, और उसका इफेक्ट देखा जाता था। ऑब्वियसली दिस वाज इलीगल। एंड ये जो अभी बैन हो चुका है, ऑब्वियसली 30-40 जो भी है, जब भी ये बैन हो चुका है। ठीक है, ह्यूमन टेस्टिंग को बैन हो चुका है। ठीक है, डायरेक्टली आप फर्स्टली ह्यूमन में इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनिमल्स हो गया, ऑर्गन कल्चर हो गया, एंड तीसरा प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बट इट इज इलीगल। तो मैंने ये चीज़ें बताई है, दिस इज नॉट मेंशन इन योर नोट्स। ठीक है, तो याद रख लेना। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ऑब्वियसली वायरसेस को जब भी ग्रो करना है तो उसको जिंदा सेल्स चाहिए। ठीक है, चाहे वो उसका परफेक्ट होस्ट होना चाहिए। ठीक है, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो, या वायरस, सॉरी फंगाई हो, जो भी है, जो भी होस्ट है उसको वो सेल्स जिंदा होने चाहिए। ठीक है, तो तो सबसे पहले मतलब जो वेल कल्चर किया गया, मतलब सबसे पहले अच्छे से कल्चर किया गया वायरसेस, वो किसने किया था 1949 में? जॉन एंडर्स, थॉमस पेलर, फ्रेडरिक रॉबिन्स। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया कि पोलियो वायरस है, आप सबको पता है पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो कॉज करता है, could multiply in cultured cells not of न्यूरल origin। अब ऑब्वियसली जो पोलियो वायरस है वो न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करता है, ज़बरदस्त अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, जो बच्चा रहता है उनमें आपका फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स आता है। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार बताया कि वायरसेस न्यूरॉन सेल्स को छोड़ के दूसरे सेल्स में भी ग्रो किया जा सकता है, ऑब्वियसली ऑफ ह्यूमन ओरिजिन ओनली। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था कि मतलब स्पेसिफिक सेल्स आप ह्यूमंस के सेल्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर ग्रोइंग। इट शुड नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपल्सरीली वो न्यूरॉन के ओरिजिन का होना चाहिए। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज में मिला था 1954 में। ठीक है, it led the way to the propagation of many viruses in cultured cell। तो काफ़ी ज़्यादा ये 1954 से it is like 66 years right now। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया इन कल्चरिंग ऑफ सेल कल्चर में, इम्प्रूवमेंट आया सेल कल्चर में, इम्प्रूवमेंट आया तो वायरस का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। मतलब वी एज अ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड मैनी न्यू वायरसेस। ठीक है, और ऑब्वियसली न्यू वायरसेस डिस्कवर हुए तो ऑब्वियसली उसके साथ वायरल वैक्सीन्स डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। ठीक है, तो पोलियोमाइलाइटिस के लिए वैक्सीन्स, मीजल्स के लिए वैक्सीन्स, रूबेला के लिए वैक्सीन्स, ये इसमें इम्प्रूवमेंट आया, मतलब वैक्सीन्स जनरेट हुए। ठीक है, तो इसमें जैसे वायरसेस को कल्चर करना चालू किया, उनके फिर रिसर्चर्स ने बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टडीज़ किए, फिर वायरल रेप्लिकेशन को डिटेल्ड में समझा। ठीक है, और उसका वायरसेस को ग्रो करना चालू किया, प्यूरिफिकेशन चालू किया, और उनका जो कंपोजिशन है, वायरस का कंपोजिशन है, आइकोसाइड्रल सिमेट्री है या हेलिकल सिमेट्री है। ठीक है, और कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, वो सब के बारे में डिटेल स्टडी समझा। फिर ऑब्वियसली हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल इमेज भी मिलना चालू हो गया बाय यूजिंग
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ओके, फिर आया आपका सेल कल्चर। होपफुली समझ रहे हैं आप लोगों को, ऊपर से जा रहा है क्या बता दो। यस, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है। ओके, अगर किसी को भी रिपीट चाहिए रहेगा तो बता देना। ओके, सो सेल कल्चर के लिए मैं एक बार इधर आ जाता हूँ, तो नहीं, इधर ही आया। सेल कल्चर के बारे में बात करें, सेल कल्चर इज स्टिल मोस्ट कॉमनली मेथड यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वायरस। मतलब वायरसेस को ग्रो करना है तो आपको सेल कल्चर का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो सेल्स रहते हैं वो नॉर्मली आपके ऑर्गन या टिश्यू फॉर्म में रहते हैं, राइट। सो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ऐसा समझ लो कि आपका जो ब्रिक से बना घर है, ठीक है, एंड ईच ब्रिक इज रिप्रेजेंटिंग अ सेल इन आवर बॉडी, ठीक है। अभी आपको पता है जो ब्रिक स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, राइट, है ना, ऐसा रखते हैं। और इसके बीच में क्या रहता है, सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से आपका जो ये ब्रिक है इसके ऊपर आराम से तो देर इज समथिंग कॉल्ड सीमेंटिंग मटेरियल जो इसको जोड़े रखता है, राइट, लेकिन यस। ओके, सो ये आपका ऐसे घर बनता है, ठीक है, या वॉल बनता है। तो ये एक टाइप का टिश्यू हो गया, एंड ईच ब्रिक इज रिप्रेजेंटिंग अ सेल, ठीक है। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू रिमूव दिस इंडिविजुअल सेल्स, मतलब आपको सेल्स ही चाहिए, आपको ये जो सीमेंटिंग मटेरियल नहीं चाहिए, और आपको ऑब्वियसली फिजिकल डैमेज नहीं करना है सेल्स को, तो क्या करोगे, आपको खाली ये सीमेंटिंग मटेरियल जो बीच में है, तो ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है इधर, ठीक है, ये सारा सीमेंटिंग मटेरियल है, आपको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपने अगर टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा रहेगा, तो इधर जो जो हेवी यूटिलाइजेशन होता है वो होता है ट्रिप्सिन का, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन क्या है, इट इज़ नथिंग बट प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसको डिग्रेड करना चालू करता है, ठीक है। तो एक बार सीमेंटिक मटेरियल आपका डिग्रेड हो जाता है, ऑब्वियसली ट्रिप्सिन दो टाइप के ट्रीटमेंट्स रहते हैं ट्रिप्सिन के अंदर। एक तो दो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स में, एक कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन एंड एक हॉट ट्रिप्सिनाइजेशन मेथड। आपने होपफुली पढ़ा है ट्रिप्सिनाइजेशन मेथड के बारे में, यस और नो, बता दो मुझे। यस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नो, ओके, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, मैं बता दूंगा। सो इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिनाइजेशन में क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिन है ये सीमेंटिंग मटेरियल पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया प्रोटियोलिटिक है, तो ये सीमेंटिंग मटेरियल को ये कर देता है, लूज आउट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो निकल जाता है, ठीक है, आपके ये निकल जाएंगे। अब इंडिविजुअल सेल्स निकल जाएंगे तो क्या होगा आपका, अब ये आपको यही सेल्स चाहिए, बाकी आपको जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सेंट्रीफ्यूज कर लोगे और यू विल कलेक्ट दिस कल्चर, उसको आप वॉश करोगे और ये ट्रिप्सिन भी निकाल दोगे। अब नाउ यू विल बी यूजिंग दीज सेल्स फॉर ग्रोइंग, फॉर प्रोपोगेशन, मतलब अब ये सेल्स को यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये आपके जैसे आप इनोकुलेट करते हैं वैसे ये दिस विल बिकम इनोकुलम। आपको इसमें परफेक्ट मीडियम देना पड़ेगा, ओके, मीडियम। तो इसके लिए जो मीडियम लगता है वो स्पेसिफिक रहता है, हर सेल्स के लिए स्पेसिफिक रहता है। उसमें आपको आपका सेल्स में नाइट्रोजन सोर्स, प्रोटीन सोर्स, अमाइनो, बेसिकली अमाइनो एसिड सोर्स सब चाहिए, बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन चाहिए, BSS बोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी परफेक्ट होना चाहिए। pH 7.2 टू 7.4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। 7.2 से कम हुआ तो एसिडोसिस होता है बॉडी में, किसी को एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम रहता है तो अगर उनका क्या होता है,
जो ब्लड का पीएच वो 7.2 के नीचे चले जाता है, मतलब क्या होता है, एसिडोसिस होता है, ठीक है। और 7.4 के ऊपर गया तो एल्किलोलोसिस होता है, बट वो रेयर है, ठीक है। एल्कलाइन 7.4 के ऊपर जाता है, तो ज़्यादातर लोगों का एसिडोसिस होता है, क्योंकि जैसे वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स पीते हैं, या आ, आ, जिसको गैस फॉर्मेशन होता है ज़्यादा, तो गैस फॉर्मेशन इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये एसिडोसिस कंडीशन बनाता है। ओके, सो मेरा ये मेन था कि मीडियम शुड बी वेल बैलेंस्ड, ठीक है। और उसमें फॉर आवर विजुअल एड हम लोग उसमें एक डाई भी डालते, ठीक है। तो डाई क्या होता है, जब एसिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो जाता है, तो वो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करके एसिड सेल्स एसिड एसिडिक कंडीशन बना देता है, तो ये रेड टू येलो कलरेशन में चला जाता है, ठीक है। ओके, सो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सब कल्चरिंग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, ये पूरे सब कल्चरिंग प्रोसेस को पसाजिंग बोला जाता है, ठीक है। पसाज, पी, पसाजिंग। तो पसाजिंग इज नथिंग बट सब कल्चरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो पसाज बोला जाता है, पैसेज नहीं बोला जाता, पसाज बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो उसमें क्या होता है, आपको ये सेल्स निकाल के आपको ठीक से यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, हाँ, इधर आ गया, ओके, ठीक है। तो जो सेल्स है, आपने ये सेल्स को क्या कर सकते हो, आप पेट्री प्लेट में डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के इसको रख दिया, तो ये जो सेल्स रहते हैं ना, नॉर्मल जो यूकैरियोटिक्स के सेल्स रहते हैं, ये क्या होता है, इनको सरफेस की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये अटैच करके ही ग्रो करते हैं, एंड ये खाली मोनो लेयर बनाते हैं। व्हाट इज मोनो लेयर? ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, तो एक ही लेयर ऑफ सेल्स जनरेट होगा, ठीक है। एक ही लेयर ऑफ सेल्स जनरेट होगा, ओके। तो आप इसको कैसे कन्फर्म कंफर्म कर सकते हैं, यूजिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप भी इधर स्पेशल रहता है, इसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोला जाता है इधर, ठीक है। उसके मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा, एक मिनट। तो जो जैसे हम लोग जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसमें क्या रहता है, होपफुली आपको लोग को दिख रहा है। सो दिस इज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में आपका ये ऑब्वियसली ये आपका ऑक्यूलर लेंस है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो नीचे साइड है, ना कि ऊपर साइड है। जैसे हम लोग नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव ऊपर रहता है, बट इसमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोला गया, मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव नीचे और जो लाइट सोर्स है वो ऊपर है। अभी क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आप इधर इसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, तो सेल के सबसे नीचे साइड में सेल है, ठीक है। आपका जो सेल है वो सबसे नीचे साइड में, एंड ये वन लेयर ही बनाता है। जो कैंसरस सेल रहते हैं वो मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल सेल लाइन एंड कैंसरस सेल लाइन, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल लाइन्स रहते हैं वो एक ही लेयर बनाते हैं, एंड दैट वी कैन डिटेक्ट यूजिंग इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव के सबसे करीब रहता है, ठीक है। ओके, तो ये इधर से फटाक से हम लोग को सेल्स क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड जैसे ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट दिया तो उसका असर हो रहा है कि नहीं, सो वो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू देखते हैं। तो कोई कोई सेल जो सेल लाइंस होते हैं, जो एक स्पेसिफिक एक ही सेल्स के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका कुछ कुछ सेल लाइन ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट में 2 मिनट में ही वो अलग हो जाता है, मतलब उसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल निकल जाता है। कुछ कुछ सेल लाइंस को दे ट्रिप्सिन हेवी ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो इट टेक्स 4 आवर्स, आवर्स लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो डिपेंड सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन सेल लाइंस
कि उसमें वो ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट का कितना टाइम लगेगा। ओके, सो जैसे मैंने बताया ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स जो जनरेट होता है उसको, वन को क्या बोला जाता है, मोनो, तो इसको मोनो लेयर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वन लेयर ही जनरेट कर रहा है, तो इसको मोनो लेयर सेल, मोनो लेयर सेल्स बोला जाता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अभी भी कभी भी ये ऐसे सेल्स को ग्रो करना है ह्यूमन ओरिजिन के या यूकैरियोटिक ओरिजिन के, तो इनको क्या होता है, इनको सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सरफेस को अटैच करके ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे नॉर्मल ब्रॉथ में अगर हम लोगों ने बैक्टीरिया को कल्चर किया तो वो आराम से ग्रो करता है, ठीक है। बट इसमें ब्रॉथ में हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल सेल्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज अ लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि हम लोग वी कैन यूज पेट्री डिशेस, ठीक है, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज टी फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क ही होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में रहता है और उसको हम लोग लिटा देते हैं, ठीक है। लिटाते क्यों है वो मैं बताऊंगा, ओके। एंड उसका जो इसका ढक्कन रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें आप ऑब्वियसली यू विल नॉट यूज कॉटन्स, तो यू विल यूज दिस स्क्रू कैप्स बॉटल, ठीक है। और अगर उसको ऐसे देखोगे तो ये ऐसा ऐसा रहता है, ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। तो इसको टी शेप फ्लास्क बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ये सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें मोनोलेयर सेल्स आराम से ग्रो कर सकते हैं, आपको खाली मीडियम देते रहना, ओके। तो इधर ये ये शेप ऐसा है कि आप इसमें से आराम से पाइपेट डाल सकते हो और मीडियम निकाल सकते हो, मीडियम डाल सकते हो, या कोई भी केमिकल डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको स्क्रू कैप निकालना पड़ेगा उससे पहले, ओके। एंड ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑपरेशन है या प्रोटोकॉल जितना भी आपको करना है वो खाली आपको बायो सेफ्टी कैबिनेट में करना पड़ेगा, ठीक है। वायरसेस को हैंडल कर रहे हो तो बायो सेफ्टी कैबिनेट 2 मिनिमम चाहिए रहता है, ठीक है। और अननोन वायरस रहेगा तो 3, बायो सेफ्टी कैबिनेट 3 वो मिनिमम होना चाहिए। उसमें आपका ऑक्सीजन सोर्स भी अलग ही रहेगा, मतलब आपको ऑक्सीजन मास्क लगा के, ऑक्सीजन पूरा मास्क पहन के जाना पड़ेगा, सिलेंडर के साथ अटैच रहेगा, आप फुल्ली कवर्ड रहोगे, ठीक है। जो पीपीई किट है वैसे 2 या 3 पीपीई किट लेने पड़ेंगे, मतलब पहनना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर आपको ऑक्सीजन मास्क अलग से पहनना पड़ेगा और ये सब, तो बायो हजार्ड में आ जाता है अननोन वायरसेस के लिए। और फिर अगर बायो सेफ्टी 4 भी रहता है विच इज़ वेरी वेरी फॉर वेरी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या अगर हम लोग को एक्सोबायोलॉजी करनी है, एक्सोबायोलॉजी मतलब फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, तो वी हैव टू यूज दिस बायोसेफ्टी कैबिनेट, ओके, 4, लेवल 4, ओके, ठीक है। तो हम लोग बैक टू द टॉपिक में आ जाते हैं, वापस वापस, ओके। ये तो जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा जो प्लास्टिक सरफेस है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दिस जो जैसे मैंने बताया टी फ्लास्क हो गया, ठीक है, या पेट्री प्लेट्स हो गए, फॉरेन में सब प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। इवन पाइपेट जो पिपेट्स रहते हैं वो तुम्हारे प्लास्टिक के रहते हैं, मतलब वन यूज़ करो और थ्रो करो, वन यूज़ करो एंड थ्रो करो, ठीक है। तो उनका वैसे ही है कि आप वन यूज़ करो और थ्रो करो। तो उधर का जो प्लास्टिक का पेट्री प्लेट आता है, ऑब्वियसली आप एक वन टाइम यूज़ करोगे उसको फेंकना पड़ता है, तो वो पेट्री प्लेट का भी कीमत इज़ अराउंड, जो स्टराइल पेट्री प्लेट है वो 100 रुपीज़ के अराउंड है, ठीक है। और आप अगर नॉर्मल जो ग्लास का पेट्री प्लेट यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, इट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसलिए इंडियंस हैव जो इंडिया में जितने भी लैब्स हैं वो ज़्यादातर आपके कांच वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ रीयूजेबल, ठीक है। बट क्या वो आपका ये है सेंसिटिव है, उसमें ब्रेक हो गया तो फिर आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा, ओके। ठीक है। तो इसमें बताया जो ज़्यादातर सेल्स रहते हैं वो आपके
अटैच कर देते हैं सरफेस को। ओके, एंड ब्लड सेल्स अटैच नहीं करते, बट ब्लड सेल्स सेटल हो जाते हैं, ठीक है, अगर ब्लड सेल्स को ग्रो करना है तो। ओके, इसमें आपको जो मीडियम है वो आपको आइसोटोनिक मीडियम, उसमें सॉल्ट्स होने चाहिए, ग्लूकोज का सोर्स होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, ऑब्वियसली यूकेरियोटिक सेल्स है तो मल्टीविटामिन, कोएंजाइम्स, अमाइनो एसिड सब देना पड़ेगा। पीएच भी बफर्ड होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। और क्योंकि जैसे इधर हम लोगों ने देखा था ना कि जो सबसे पहले जो वायरसेस को इनोकुलेट करने की कोशिश की थी 1900 में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशन आता है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म में। तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ एडिशनली एंटीबायोटिक्स जो ये बैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्म के ग्रोथ को रोक सके, ठीक है। ठीक है, एडिशनली एक चीज़ में जो मेन बताना भूल गया, उसमें आपको सीरम का ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, सीरम, तो इसमें सीरम क्या होता है, सीरम इज अननोन सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं सीरम में, और सीरम को आप ऑटोक्लेव नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें जितने भी फैक्टर्स रहते हैं वो हीट सेंसिटिव रहते हैं। तो इसमें जो सीरम रहता है उसको आपको सीरम को आपको ये करना पड़ेगा, फिल्टर स्टरलाइज करना पड़ता है, ठीक है, फिल्टर स्टरलाइज करना पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बता दो। यस, ठीक है। अभी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग सब कल्चरिंग करके कुछ जो सेल्स रहते हैं, बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, है ना, तो आप बाद में जाके उसको सब कल्चरिंग कर सकते हो। वैसे ही ये सेल्स को भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, और उसको लो टेम्परेचर में प्रिजर्व किया जाता है, -70 से लेके -196 तक, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता था। तो आप 10 साल बाद, 20 साल बाद भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, आपको सब कल्चरिंग करना रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, तो प्राइमरी सेल कल्चर ये सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली एनिमल टिश्यू से डिराइव्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल हैमस्टर या रैट को आपने डाइसेक्ट किया, ठीक है, उसमें से किडनी निकाला, ठीक है, और उसमें से सेल्स निकाले और ट्रिप्सिनाइजेशन ट्रीटमेंट किया और उसको अपने न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करने रख दिया। तो दिस इज नथिंग बट प्राइमरी सेल कल्चर। आप डायरेक्टली जो ऑर्गन से डिराइव कर रहे हो सेल्स को, उस तो वो सेल लाइन को बोला जाता है प्राइमरी सेल कल्चर, या वो ऐसे कल्चर्स को प्राइमरी सेल कल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। बट हमेशा याद रखो, यूकैरियोटिक जो सेल्स रहते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लाइफ स्पैन्स रहते हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर के जो लाइफ स्पैन है, इट इज़ नॉट मोर देन 5 to 10 20 सेल डिविजन्स। मतलब आपको क्या होगा, आपका सेल एक बार डिवाइड हुआ और 20th डिवीजन तक उसका ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद आप जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स दो, सब दो, सीरम दो, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो होपफुली सबको समझा रहेगा अभी। आगे चलते। तो प्राइमरी सेल कल्चर इसको बोला जाता है। फिर मैं हेरेडिटल एक्स में भी आऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, सेल्स ऑफ हेरेडिटल एक्स। ओके, तो ज़्यादातर जो कॉमन प्राइमरी सेल कल्चर्स के एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुन लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1 1 मार्क्स के लिए आ सकता है तुम लोगों को। मंकी किडनी हो गए, ह्यूमन एम्ब्रियो एमनियन हो गया, एमनियन मतलब आपका एक्स से निकला हुआ, किडनी और फोरस्किन हो गए, चिकन और माउस एम्ब्रियोज हो गए, ठीक है। ये 5 to 10 जनरेशन तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद नहीं, या सेल डिवीजन तक जिंदा। सेल्स ये ऐसे सेल्स हम लोग एक्सपेरिमेंटली वीरियोलॉजी, मतलब सेल्स जो वायरसेस के ग्रो करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ओके,
दे आर ऑल्सो यूज इन वैक्सीन प्रोडक्शन। ऐसे सेल्स को हम लोग वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। ओके, जैसे लाइव एट्यूनेटेड पोलियो वैक्सीन हो गया। ठीक है, दो टाइप के पोलियो वैक्सीन रहते हैं। ठीक है, एक लाइव एट्यूनेटेड रहता है, मतलब जिंदा रहता है, और जो हम लोग एक्चुअली ओरियल पोलियो वैक्सीन इसके अंदर आ जाता है। वो जो पोलियो वायरस रहता है वो जिंदा रहता है, एंड उसको हम लोग ओरली क्या करते हैं, ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो जो पोलियो वायरस है वो हमारे जो गट सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है, एंड 2 to 3 days में वो पूरा क्या बोलते हैं आपका इन्फेक्शन दिखाएगा। उसके बाद फिर 1 week के बाद वो आराम से सबसाइड हो गया, मतलब बॉडी जो है टेक ओवर कर लेती है वायरस को। ओके, वैसे तीन मिनिमम 3 to 4 डोजेस देने पड़ते हैं। कहीं कहीं जगह 5 डोजेस भी बोला गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको 3 पोलियो वायरस से पोलियो वायरस A B C से आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, एंड बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ पोलियो वायरस। ओके, फिर आता है इंजेक्टल IPV टाइप ऑफ पोलियो वायरस आता है, वो इंजेक्टेबल बोला जाता है। एंड दे दीज वायरसेस आर बेसिकली किल्ड वायरसेस। ठीक है, और बट क्या है कि किल्ड वायरसेस का ये मेन ड्रॉबैक है कि वो मेमोरी सेल्स नहीं जनरेट करते, एंड उनका जो इम्यूनिटी है, उनसे जो मिलने वाला इम्यूनिटी है, इट इज़ अबाउट 3 to 6 months का ही रहता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वायरसेस। एंड ओरल पोलियो वायरस ये हमारा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ओके, तो वैसे ही जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कोरोना वायरसेस के लिए, तो हम लोग जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। ठीक है, एटीन्यूएट किया गया वो वायरस को। इट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, बट इट इज़ ओनली इम्यूनोजेनिक, नॉट पैथोजेनिक। ओके, आगे चलते, एक मिनट। ओके, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एस, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, सो आगे चलते हैं किधर अभी। ओके, सो प्राइमरी सेल कल्चर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और ये वायरसेस और वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये प्राइमरी सेल लाइन की सेल कल्चर क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और क्या होता है कि अगर हम लोग दूसरे सेल लाइंस लेते हैं, तो क्या होता है वो सेल लाइंस जब भी बोलेंगे तो इट इज़ बेसिकली कैंसरस। ठीक है, इन नेचर। तो क्या होता है कि जो वायरस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैंसर सेल के जीन्स उठा रहा है। तो वो क्या करेगा, अगर वो कैंसर सेल के जीन्स उठा लेगा, तो हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वो वायरस कैंसर जीन भी लेके आ रहा है, और अ, हम लोग में हो सकता है कि कैंसर कॉज करना चालू कर दे। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिपेयर्ड आपको इधर प्राइमरी सेल्स कल्चर यूटिलाइज करना पड़ता है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर सेकेंड सेल, जैसे इधर प्राइमरी सेल कल्चर देखा है, वैसे ही डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन्स भी रहते हैं। और ये भी इट इज़ मेड अप ऑफ होमोजेनस सेल्स, मतलब होमोजेनस पॉपुलेशन, मतलब एक ही सेल का ही रहता है। ठीक है, सिंगल टाइप रहते हैं, और ये 100 जनरेशन तक जिंदा रहते हैं। मतलब क्या, आपने 100 बार सब कल्चरिंग कर लिया तब तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद 101, 80 to 100 रहता है, वैसा बोला जाता है। तो 101 टाइम जब आप टाइम पर सर्च करने जाओगे या सब कल्चरिंग करने जाओगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, दे विल डाई ऑफ। ओके,
ठीक है। तो ये डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन क्यों बोला गया है? क्योंकि जितने बार आप 80 to 100 टाइम्स आप इसको ग्रो करने सब कल्चरिंग करोगे, तो इसका जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड ही रहेगा, ना कि उसमें एनुप्लॉयडी दिखेगी। तो एनुप्लॉयडी इज बेसिकली चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी तो ज़्यादातर एन्यूप्लॉइडी आपको कैंसरस सेल में ही दिखता है। ठीक है। कैंसरस सेल लाइंस में ही दिखता है। तो इसमें क्या है, ये डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन है, तो इसमें आपको ये कैंसरस सेल्स नहीं दिखेंगे, मतलब उसमें एन्यूप्लॉइडी नहीं दिखेगी, वो डिप्लॉइड फॉर्म में ही रहेगा। ओके। द मोस्ट वाइडली यूज डिप्लॉयड सेल्स आर दोस established फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रियोस। तो ह्यूमन एम्ब्रियो से ज़्यादातर आपको डिप्लॉयड सेल्स मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल है WI38 स्ट्रेन है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो से, एम्ब्रियोनिक लंग से ही डिराइव किया गया। ठीक है। अब जो तीसरा चीज़ है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सेल लाइंस। अभी कंटिन्यूस सेल्स लाइन ऐसे हो जाते हैं कि जो सिंगल सेल टाइप से ही बनते, ठीक है, और उसको अनलिमिटेड टाइम प्रोपगेट किया जाता है। अनलिमिटेड टाइम मतलब आप अनलिमिटेड टाइम उसको सब कल्चरिंग कर सकते हो, मतलब वो सेल्स जिंदा रहेंगे ही रहेंगे कितना भी सब कल्चरिंग करो, बट यू हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। जब तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक वो सेल लाइंस जिंदा रहते हैं, बट एक बार आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो सब चीज़ मर जाएंगे। ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर आप खुद खाना नहीं खाओगे तो आप भी आपका भी डेथ हो जाएगा। तो बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूस सेल लाइंस है, दीज आर बेसिकली कैंसरस सेल लाइंस। इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब तक न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ये ग्रो करते रहेंगे। ठीक है। इट विल नॉट स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर 180 to 100 जनरेशन। ठीक है। तो ये जो सेल लाइंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। ठीक है। एंड देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल सेल ऐसे दिखता है। ठीक है। ओके। तो ये करीबन करीबन गोल रहेगा, बट अगर आप कैंसरस सेल लाइंस देखोगे तो ये डिराइव तो किया जाता है इधर से। ठीक है। इसमें हो सकता है ये क्या हो गया, कैंसरस बन गए हो। ठीक है। ये सेल नॉर्मल सेल्स कैंसर बन गए हो, या दूसरा मोड है कि आप इसको म्यूटाजन से एक्सपोज करो, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे और कैंसरस बन जाएंगे, तो इनका मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। इनका मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल से देखो तो नॉर्मल सेल्स स्पेरिकल, करीबन करीबन स्पेरिकल रहता है, तो इनका ये अलग ही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं तो नहीं होगा, सॉरी। ओके। सो इनका जो है आपका जो शेप है, मॉर्फोलॉजी है, वो चेंज हो जाएगा। इनका ग्रोथ रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा। दे आर वेरी वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन सीरम। ठीक है। और ये बहुत स्पीड में ग्रो करते हैं, अनरेगुलेटेड ग्रो करते हैं। ठीक है। अनरेगुलेटेड ग्रोथ पैटर्न दिखाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहते हैं। कंस्ट्रेंट एज एन ग्रोथ कंस्ट्रेंट्स रहता है, जब तक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। परफेक्ट सिग्नल मिलेगा तब ग्रो करते हैं। ठीक है। बट इट इज़ नॉट एज सेम एज इन कैंसर। तो कैंसर अगर न्यूट्रिएंट भी नहीं है तो ये ग्रो करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है। ओके। तो ये इतना स्पीड, बहुत स्पीड में ग्रो करेगा। ओके। ठीक है। और ये इसमें एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम नंबर, जो मेन चीज़ है, एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम नंबर दिखाएगा, मतलब उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो मतलब इंस्टेड ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये 3 सेट्स, 4 सेट्स, 5 सेट्स। ठीक है। मल्टीपल सेट्स भी दिखा सकता है। इवन अगर एक सेट एलिमिनेट भी हो जाए 2 सेट में से, तो 1 सेट भी दिखाता है। ठीक है। और ये ऐसे सेल्स है, ये ग्रो कर लेता है। ठीक है। और इसमें जो म्यूटेशन रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। तो ये ट्यूमरोजेनिक है, मतलब ये ट्यूमर्स कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। HEP, ह्यूमंस में ही HEP मतलब ह्यूमन एपिथेलियल, ये सेल लाइंस होते हैं। फिर दूसरे सेल लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, हेला सेल लाइन। हेला मतलब हेनेरिटा लैक्स। ठीक है। हेनेरिटा लैक्स बेसिकली, ये हेनेरिटा इज नेम एंड लैक्स इज सरनेम। ठीक है। और तो उससे डिराइव किया गया
हेनरिटा लैक्स से। तो वो तो जो लेडी थी उसका डेथ हो गया, ठीक है, कैंसर की वजह से, बट उसके सेल्स अभी भी जिंदा है इन फॉर्म ऑफ सेल कल्चर, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन कार्सिनोमास, ठीक है, जो लेडी को कार्सिनोमा हुआ था और उससे डिराइव किया। फिर वीरो सेल्स है जो अफ्रीकन ग्रीन मंकी से डिराइव किया, किडनी, उनके किडनी से डिराइव किया गया। फिर एल है, N3T3 है जो कि माइस से डिराइव किया गया, ठीक है। फिर BHK21 है, ये बेबी हैमस्टर किडनी, आपको समझ गया, बेबी हैमस्टर की किडनी से डिराइव किया गया, ठीक है। ओके, सो ये इसके ऐसे नाम दिए जाते हैं। ओके, continuous cell line provide a uniform population of cell and that can be infected synchronously for growth curve और वन स्टेप ग्रोथ कर्व और बायोकेमिकल स्टडीज ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। तो इसमें वायरस रेप्लिकेशन का स्टडी करना तो इजीली आप कर सकते हो। एक साथ जो वायरस है सबको, सारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो इसमें सिंक्रोनस पैटर्न दिखा देगा, ठीक है। ओके, एक चीज और फायदेमंद है कैंसरस सेल लाइन को हैंडल करने का, मतलब ये तो हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मतलब इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल लाइन। बट ये क्या होता है, ये सस्पेंशन कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। मतलब आप जैसे ब्रोथ में ऑर्गेनिज्म डालोगे तो ब्रोथ में पूरा ऑर्गेनिज्म डेंसिटी दिखाता है, राइट। बट अगर सेम चीज आप प्राइमरी सेल लाइन के साथ करोगे तो ब्रोथ में ग्रो नहीं कर पाएगा, वो खाली सरफेस सरफेस में ग्रोथ करेगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ग्रो कैसे ग्रो करेगा। तो जैसे ये आपने फ्लास्क ले लिया, ठीक है, ऐसा। तो ये पूरा जो जितना भी सरफेस एरिया है जिधर जिधर टच हो रहा है वो पूरा पूरा उसमें ग्रो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको सस्पेंशन में डालोगे तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें इधर ही वो ग्रो करेगा जिधर तक सस्पेंशन, ठीक है। उसके इधर ब्रॉथ में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर आप कैंसरस सेल लाइंस लेते हो, ठीक है, तो ये इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा और इधर भी ग्रो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी दिखेगा, ठीक है। तो प्राइमरी जो सेल कल्चर है एंड सेकेंडरी सेल लाइन बोल रहा हूँ, कैंसरस सेल लाइन, ठीक है। तो उनके ग्रोथ पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसको सस्पेंशन कल्चर्स भी बोल सकते हैं हम, कि वो सस्पेंशन में आराम से ग्रो कर सकते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत कम वॉल्यूम में भी अच्छे से आप जो सस्पेंशन कल्चर उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आप बहुत अच्छा कौन से एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। वायरस पार्टिकल आपको अगर स्टडी करना है, ठीक है, या एक उसका जो प्रोटीन्स है उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करना है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए रहेगा, तो आप ये सस्पेंशन कल्चर यूज़ कर सकते हैं। ओके, होपफुली समझ में आ रहा है कि ऊपर से ज़रा बता दो। ओके, तो हम लोग बोलते हैं वायरसेस को इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब वो पर कंपलसरी सेल, उसको लिविंग सेल चाहिए रहेगा तभी वो ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है, बाकी आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए या अमाइनो एसिड्स हो गया, अगर आप वो प्रोवाइड करोगे तभी भी सेल ग्रो कर लेगा। तो ये कभी प्रूव किया था, गया था, ये 1991 में डेमोन्स्ट्रेट किया एक रिसर्चर ने, ठीक है। और इसमें इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है पोलियो वायरस, इसको सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्स इंक्यूबेटेड विद वायरल आरएनए आराम से ग्रो किया था वायरस ने, ठीक है। तो सेल से जितना भी है सेल फ्री एक्सट्रैक्ट मतलब सेल को पूरा फाड़ दिया और जो भी अंदर का साइटोप्लाज्म है वो निकाल के एक ट्यूब में डाल दिया और उसमें वायरस का आरएनए डाल दिया और वायरस आराम से ग्रो करेगा, ठीक है।
ठीक है। अब बट अभी भी इंस्टेड ऑफ दिस मॉडिफाइड मेथड, अभी भी जो रिसर्चर्स है दे आर वेल satisfied with nor growing viruses in vivo, not in vitro but in vivo. In vivo मतलब सेल्स, जिंदा सेल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें जो कल्चर्ड सेल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, कल्चर सेल, प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर, और आपका सेकेंडरी सेल लाइंस, ये उसको ये बोलते हैं कैंसरस सेल लाइंस। ठीक है। तो ये यूटिलाइज कर सकते हो, या दूसरा चीज आप एम्ब्रियोनेटेड एग्स आप उसमें ग्रो कर सकते हो। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स क्या हो गया, जो फर्टिलाइज एग्स को एम्ब्रियोनेटेड एग्स भी बोला जाता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के 5 to 10 days के बाद आप उसमें वायरस डायरेक्टली इनोकुलेट कर सकते हो, अगर वायरस ग्रो कर सकता है तो। ठीक है। तो जो NIV है, आपको अगर पता रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, विच वॉज वर्किंग फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर कोविड डिटेक्शन एंड आपका उसमें जो जो भी है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो NIV में पहले एंड अभी भी आई थिंक एग्स का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, एम्ब्रियोनेटेड एग्स का, एंड दे यूज एम्ब्रियोनेटेड एग्स फॉर कल्चरिंग वायरसेस। ठीक है। और तीसरा ऑब्वियसली तुमको पता है, लेबोरेटरी एनिमल्स पे, जिंदा एनिमल्स पे उसको वायरसेस को इनोकुलेट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो हेनेरिटा लैक्स में आ जाते हैं। तो हेनेरिटा लैक्स कौन थी? हेला, हेला बोला जाता है। ओके। सो मोस्ट वाइडली यूज कंटिन्यूस सेल लाइन जो है वो वेरियोलॉजी में वो हेला है। ठीक है। और ये हेनेरिटा लैक्स से निकाला गया था 1951 में, जिसमें जो 31 ईयर ओल्ड मदर ऑफ 5, ठीक है, ठीक है, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, बाल्टीमोर, बाल्टीमोर सिस्टम आपको याद रहेगा। तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल इन बाल्टीमोर फाउंड दैट शी वाज मैलिग्नेंट, शी हैड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन सर्विक्स एरिया। ठीक है। तो सर्विक्स में उसके मैलिग्नेंट ट्यूमर था। ठीक है। तो जो डॉक्टर है उन्होंने उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर निकाल के स्टडी करना चालू किया, तब तक वो उसका डेथ हो गया। ठीक है। तो इधर जो मेन रिसर्चर आता है वो है जॉर्ज गे घी। ओके। जॉर्ज घी। ओके। वो हेड था टिश्यू कल्चरिंग रिसर्च में हॉपकिंस में, और डॉक्टर घी ने बहुत अटेम्प्ट किए उसको ग्रो करने के लिए, ओके, सेल्स को ग्रो करने के लिए, कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए। ओके। एंड और वो सक्सेसफुल था। हेनेरिटा लैक्स के जो सेल्स थे वो बाकी सेल्स जैसे नहीं थे, वो आराम से ग्रो कर रहे थे इन यूजिंग, जो रिसर्चर था उसने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। तो हेनेरिटा लैक्स के जो सेल्स थे वो आराम से ग्रो कर रहे थे, इन कंपैरिजन टू अदर जो कल्चर्स थे, जो प्राइमरी सेल कल्चर थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट कर रहे थे सेल्स। ठीक है। तो बट क्या हुआ कि अक्टूबर में हेनेरिटा लैक्स का डेथ हो गया। ठीक है। और उसने जो रिसर्चर था जॉर्ज की, उसने नेशनल टेलीविजन में आके हेनेरिटा जो सेल्स से उसको उसका नामकरण किया, उसका हेला, हेला मतलब हेनेरिटा का HE और लैक्स का LA, तो हेला सेल लाइन्स। ठीक है। ठीक है। तो उसके उसका कैंसर सेल स्टडी करने के बाद, एज इन जो कैंसर पे रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा स्टडी स्टार्ट हो गया। ठीक है। ठीक है। एंड तो ये स्टडी मतलब ये हेला जो सेल लाइंस है, इट इज़ प्रेजेंट आई थिंक इन एवरी कंट्री। ज़्यादातर कंट्रीज जिनके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अच्छे वाले, उनके पास हेला सेल लाइंस रहते हैं। बेसिकली मैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो हेनेरिटा लैक्स थी, उसके कैंसर होने की वजह से उसको देयर वाज अ मेडिकल रेवोल्यूशन आया।
ठीक है। और क्योंकि काफ़ी रिसर्चर्स का जो इंटरेस्ट था एनएरिटा लैक्स या हेला सेल लाइन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। और इवन 24 years आफ्टर हर डेथ काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन आया कैंसर बायोलॉजी में। ठीक है। ओके। सो वैसे बोला जा सकता है कि हेनेरिटा लैक्स अभी भी जिंदा है इन लैब्स। ठीक है, बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इसमें क्या हुआ था कि इसका एक ड्रॉबैक भी था कि जो हेनेरिटा लैक्स से परमिशन नहीं लिया था कि उसका कैंसरस सेल्स निकाल सकते हैं क्या, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें कंसेंट का काफ़ी ज़्यादा मेन रोल है। जब तक कंसेंट नहीं करेंगे तब तक वो उसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा लॉ इज स्ट्रिक्टली इन प्लेस कि आपको कभी भी कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर यूटिलाइजिंग एनी सैंपल फ्रॉम पेशेंट। ठीक है। आप अगर आपको पेशेंट से कुछ चाहिए तो यू हैव टू एग्री फॉर कंसेंट। ठीक है, कंसेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको सैंपल आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ओके। सो आप जैसे अगर अपने वायरस को आप सेल्स के में ग्रो कर रहे हैं तो आप कैसे पता चलेगा वायरस जिंदा है कि मर गए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको सेल्स की मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल स्टडीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और उससे पता चल जाएगा कि वायरस जिंदा है कि नहीं। ठीक है। तो कुछ वायरसेस क्या हो सकते हैं जो होस्ट सेल्स को मार सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उधर आप प्लाक एसिड टाइप कर सकते हैं। अब मैंने आपको आई थिंक डिटेल में पढ़ाया प्लाक एसिड के बारे में। दूसरा ये हो सकता है कि वो सेल्स को ऐसे इन्फेक्ट करे कि सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, और उसको बोलते हैं साइटोपैथिक पैथिक इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? जो सेल्स को वायरसेस ने इन्फेक्ट किया है और उनकी मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट। ओके। सो कुछ कुछ साइटोपैथिक इफेक्ट्स के एग्जांपल्स दिए हुए जो पिको आरएनए वायरसेस है। ठीक है, वो न्यूक्लियर श्रिंकेज कॉज करते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सेल्स है तो इनको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आराम से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। दूसरा हो गया जैसे अल्फा वायरस हो गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया जो हर एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोलिफरेशन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ भी सकते हैं। पोलियोमा, ओके, वायरस वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। फिर ये सबसे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा वायरसेस में दिखता है, सिंसेशिया। सिंसेशिया, ओके, इसको सेल फ्यूजन भी बोला जाता है। और ये पैरामिक्सो वायरस एंड इधर देख रहे हो कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस में भी सेल फ्यूजन इवेंट होता है। सो व्हाट इज सेल फ्यूजन? इसमें क्या होता है, जो सेल्स रहते हैं वो आपस में फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं जो होस्ट सेल्स रहते हैं वायरस के कारण। ठीक है, नॉर्मली सेल्स फ्यूजन इवेंट नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। फिर हर्पीज रैप्डो वायरस जो रेबीज कॉज करता है, एडिनो वायरस, पिको आरएनए वायरस, ये राउंडिंग अप एंड डिटैचमेंट ऑफ कल्चर सेल्स कॉज करता है। फिर कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं, जैसे एडिनो वायरसेस होते हैं न्यूक्लियस में बनाते हैं, रेबीज वायरस आपके साइटोप्लाज्म में बनाते हैं, नेगरी बॉडीज बोला जाता है उसको। पॉक्स वायरस जो आपके कुछ फैक्ट्रीज इन साइटोप्लाज्म, उसको गॉर्ने गॉर्नियरा री बॉडीज भी बोला जाता है। फिर एरिना वायरस क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम्स कॉज करते हैं, मतलब राइबोसोम्स है वो क्लम्प हो जाते हैं। ठीक है, एकदम फैले नहीं रहेंगे, क्लम्प हो जाएंगे। और दूसरा जो हर्पीज वायरस है, वापस हर्पीज वायरस आ गया, एक क्रोमैटिन को क्लम्प कर देता है, मतलब डीएनए को क्लम्प कर देता है, मतलब आपका जो डीएनए एक्सप्रेशन है वो भी बंद हो जाएगा। ओके।
ठीक है, तो साइटोपैथिक इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कर सकते हो, उसमें आपको स्टेनिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो इससे क्या होता है, दीज चेंजेस इंक्लूड राउंडिंग अप एंड डिटैचमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल डिशेस। तो क्या होता है, ये जो ऐसे सेल लाइंस रहते हैं, कि कैंसर सेल लाइंस रहते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। तो जैसे आपने पेट्री प्लेट में ये ग्रो किया, ठीक है, ये सेल्स को, और बहुत बेकार पेट्री प्लेट बना है, तो फिर आप उसमें तारीफ कर सकते हैं। तो इधर क्या होता है, जो ये दीज डजंट फॉर्म मोनोलेयर, मोनोलेयर नहीं बनाते, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो मोनोलेयर बनाते हैं। ठीक है, दीज फॉर्म मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। तो जैसे हम लोग कॉलोनीज देखते हैं ना, कॉलोनी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ये वैसे ही कुछ बनाते हैं, तो इनको फोकाई बोला जाता है, FOCI, फोकाई। ठीक है, फोकाई। तो ये कॉलोनी टाइप सेल्स बना देते, विच इज इट प्रूव्स दैट इट इज कैंसरस इन नेचर। ठीक है, कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, या ट्यूमर कॉजिंग है, तो इसको बोलते हैं फोकाई। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप सेल्स देखोगे तो इट डजेंट फॉर्म लेयर्स। आप ग्रो करने जाओगे तो लेयर्स फॉर्म नहीं करता। तो ये अगर ये लेयर फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब ये कैंसरस इन नेचर। ठीक है, ओके। तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, या जैसे हम लोगों ने देखा था, सेल लिसिस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ न्यूक्लियाई हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूज सेल्स जिसको सिंसेशिया बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, जो बाकी के जो साइटोपैथिक इफेक्ट्स रहते हैं, ओके, CPE भी बोला जाता है उसको, वो आप हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी ये आपका इतना अच्छा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जीरो स्कैनिंग नहीं हुआ है, और ये एक्चुअली आपका क्या बोलते हैं, इट इज़ जेरोक्स। ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, वी कैन रीड, इट इज़ इनफ आई थिंक। ओके, आगे चलते हैं। अभी हम लोग इंक्लूजन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज़ में क्या होता है, जो वायरसेस रहते हैं वो क्योंकि वो आपके इंक्लूजन बॉडी किधर से आते हैं, जो वायरसेस बन के तैयार हो गए और वो निकल गए, और जो वायरसेस अनअसेंबल्ड वायरसेस, ठीक है, ये कंपोनेंट्स रह जाते हैं अनअसेंबल्ड वायरसेस सेल के अंदर। तो दीज फॉर्म नथिंग बट दिस इज नथिंग बट इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन्स, तो इसको इंक्लूजन्स बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस में भी हो सकता है अगर DNA वायरस हो, या साइटोप्लाज्म में हो सकता है RNA वायरस। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन एरे ऑफ वायरस प्रोटीन ये है इसमें। इसमें मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, डुप्लीकेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनल्स आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इन्फेक्टेड या सेल्स में। टाइम रिक्वायर्ड, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम लगता है साइटोपैथिक इफेक्ट या CPE को दिखने के लिए, साइटोपैथिक इफेक्ट दिखने के लिए। तो कुछ वायरसेस है जो कि 1-2 दिन के अंदर साइटोपैथिक इफेक्ट दिखा देंगे। एग्जाम्पल के, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ये 2 दिन, 1 या 2 दिन के अंदर बता देता है। तो हमेशा याद रखो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इज कम्स अंडर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, STD के अंडर आता है। ओके, एंड ये 1 से 2 दिन के अंदर मोनोलेयर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, सपासिट कर देता है, साफ कर देता है। ठीक, कुछ वायरसेस है जैसे मेगालो वायरस है, रूबेला वायरसेस है। ठीक है, कुछ एडिनो वायरसेस है जो कि हफ्ता लेते हैं, वीक्स, मल्टीपल वीक्स लेते हैं टू शो और टू एग्जिबिट साइटोपैथिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो तो कुछ वायरसेस बहुत जल्दी दिखाते हैं, कुछ वायरसेस काफ़ी ज़्यादा लेट दिखाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो साइटोपैथिक इफेक्ट्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, एंड उससे पता चल जाता है कि अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया है किसी को,
तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें वायरसेस कितने स्पीड में ग्रो कर रहे हैं, व्हाट वी कैन एज अ रिसर्चर वी कैन डू टू काउंटर दैट वायरस। ठीक है। ठीक है। तो इससे हम लोग साइटोपैथिक इफेक्ट से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि अभी वायरस अंदर गया है तो उसका इफेक्ट कितने दिन में दिखेगा या कितने घंटों में दिखेगा। तो ये आपका आ गया साइटोपैथिक इफेक्ट के अंदर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, सम वायरसेस मल्टीप्लाई इन सेल्स विदाउट कॉज ऑफ ऑब्वियस साइटोपैथिक इफेक्ट। तो कुछ वायरसेस ग्रो करते हैं सेल्स के अंदर और साइटोपैथिक इफेक्ट दिखाते ही नहीं। ठीक है। तो इसमें आ गया तुम्हारा एरिना विरिडे, पैरामिक्सो विरिडे जो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक है। और रेट्रोविरिडे जो एचआईवी कॉज करता है। ठीक है। तो इसमें आप सेल्स में ग्रो करेंगे तो वो इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, चुपचाप बैठा रहेगा। ओके, सो इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू कल्चर सेल्स। ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ सच वायरसेस देयरफॉर बी एसिड यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड। तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनेटेड एग्स और उसके बाद लेबोरेटरी कल्चर। ठीक है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स के लिए क्या होता है, हम लोग को फर्टिलाइज्ड एग्स का यूटिलाइजेशन होता है। और उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग्स, क्योंकि शेल क्या काम करता है, शेल एक टाइप का स्टर्लिटी मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है। तो शेल में कोई भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते नहीं। ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस अगर आपको समझ रहा है तो आप क्या करो, एग एक दो एग्स ले लो। ठीक है। और एक एग में शेल तोड़ दो। ठीक है। तो आपको 2-3 दिन के अंदर जो टूटा हुआ जो एग रहेगा उसमें इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन क्या, वो पूरा खराब हो जाएगा। इट विल बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट आपने एक जो दूसरा एग है उसके शेल को तोड़ा नहीं है, ये डैमेज नहीं किया, तो उसमें उसमें जो स्टर्लिटी अंदर वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। अभी वायरस को कैसे अंदर डालना है, तो वायरस अंदर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल ड्रिल करना पड़ेगा। होल इतना बड़ा होना चाहिए कि नीडल जा सके। ठीक है, हाथ नहीं डालना है आपको, नीडल डालना है। ठीक है। तो आपको होल भी वही साइज का ड्रिल करना है। और फिर आपने एक पर्टिकुलर जैसे साइट में आपने क्या बोलते हैं वायरस इंजेक्ट किया, प्यूरिफाइड वायरसेस, तो होल को बाद में उसको आपको सील भी करना है पैराफिन वैक्स। ठीक है। तो जैसे वैक्स आता है ना आपका, मोमबत्ती आती है, वैसे ही उसको आपको सील करना। ओके। तो वायरस को इंजेक्ट किया जाता है एक एक पर्टिकुलर साइट में। ठीक है। सारे वायरसेस सारे पूरे एग में ग्रो नहीं कर सकते, वायरसेस ग्रो एट अ पर्टिकुलर साइट। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा रूटीनली यूज है, क्योंकि अगर वायरस एम्ब्रियोनेटेड एग में ग्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड भी है ये टेक्निक का यूटिलाइजेशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लेबोरेटरी एनिमल्स। तो लेबोरेटरी एनिमल्स में हम लोग माउस हो गए, रैट्स हो गए, हैमस्टर्स हो गए, इवन चिंपैंजीज भी हो गए। तो उसमें हम लोगों ने इनिशियल स्टेजेस में चिंपैंजीज में भी वायरसेस इंजेक्ट किए थे। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि वही वायरसेस का स्टडी किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन ह्यूमन में वायरस फैलाने का। ठीक है। या अपने जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं आपके इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो भी एनिमल्स हैं उनके उनका ही स्टडी किया जा रहा है, बाकी का वायरसेस का स्टडी नहीं किया जा रहा। ओके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वायरसेस को मेंटेन किया जाता है एंड जैसे एक जिंदा एनिमल है, उसमें से निकाल के अगर आपको सब कल्चरिंग करना है तो उसमें से ब्लड निकाल के जिसमें इन्फेक्ट किया गया उसमें से ब्लड निकाल के आपको दूसरे होस्ट में इंजेक्ट करना पड़ेगा वायरसेस। एंड वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ेगा। सो हो सकता है आई थिंक 20 डेज लगता है वायरसेस को ग्रो होने के लिए। और ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं है,
बिकॉज एनिमल्स में आराम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं इंक्लूडिंग ब्लड, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है, तो उसमें आराम से वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स दे रखे कौन से वायरसेस क्या क्या कॉज करते हैं। जैसे कुछ वायरसेस है जो मंकी टू मंकी इंट्रासेल्युलर पैसेज ऑफ वायरस पोलियो वायरस सेलेक्टेड अ म्यूटेंट दैट कैन नॉट लॉन्गर इन्फेक्ट चिंपैंजीज। तो ऐसे सेल्स में पैसाज किया गया जिसमें जो वायरस है उसके पास एबिलिटी लूज हो गई कि वो चिंपैंजीज को इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, बाय ओरल रूट। ठीक है, मतलब वाया ओरल रूट, वो ऑब्वियसली जो वायरस है वो गट में इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, तो जो सेल कल्चर है उसमें आप इजीली आप वायरसेस को प्रोपागेट कर सकते हो। बट कुछ वायरसेस है जो ग्रो नहीं होते इवन आफ्टर सेल सेल जिंदा सेल भी दे दिया या एग भी दे दिया, या उसमें वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, मैनी वायरस कॉजेज ह्यूमन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो कुछ ज़्यादातर वायरस जो बहुत सारे वायरसेस है जो ह्यूमन में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, मतलब पेट की जलन। ठीक है, सच एस नॉर्विक वायरस हो गया, ये सेल कल्चर में इसको ग्रो नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस सी वायरस हो गए, जो ये चिंपैंजीज और ह्यूमंस में ही ग्रो होते हैं, ना कि इनके सेल कल्चर्स में ग्रो होते हैं। ओके, experimental infection of lab animals has been always been कंटिन्यूस रहा है एंड ऑब्लिगेटरी कंपलसरी रहा है, क्योंकि एनिमल वायरसेस को मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली वैसे करना पड़ेगा आपको। तो इसमें वायरल पैथोजेनेसिस का मेन इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि कैसे वायरस पैथोजेनेसिस कॉज करता है, कैसे इनिशिएट करता है इन्फेक्शन। तो इसमें बेसिकली लाइफ साइकिल की स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कैसे पोलियो, जैसे पोलियो है, कैसे वो पैरालिसिस कॉज कर सकता है, पैरालिटिक डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, पोलियो वायरस, तो उसका भी स्टडी वाज इम्पोर्टेंट, तो वैसे ही स्टडी किया गया। ओके, आगे चलते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग वी आर नॉट लिमिटेड टू वायरल पैथोजेनेसिस, वी आर आल्सो सेइंग कि कौन सा स्टेज वी कैन यूटिलाइज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड पॉसिबल वैक्सीन जनरेट हो सकते हैं क्या, वैसा। इससे हम लोग को ये भी पता चलेगा कि अगर वायरस को मैं एक्सपोज करता हूँ एनिमल में, तो एनिमल कैसे रिएक्ट करता है, मतलब उसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि नहीं होता। ठीक है, ओके, एंड उस फिर हम लोग आगे डीपर स्टडी कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वायरल वैक्सीन हो सकता है, एंटीवायरल ड्रग बना सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब उसको भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उस हिसाब से। अच्छा, जैसे मैंने बताया था एच आई वी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एच आई वी इन्फेक्शन जो वायरस है उसको डायरेक्टली हम लोगों ने माउस में इंजेक्ट किया, तो माउस में क्योंकि जो है रिसेप्टर्स ही अवेलेबल नहीं है जो कि वायरस को बाइंड करें। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने माउस में आर्टिफिशियल रिसेप्टर्स डाले, मतलब उसके जीन्स डाले और उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया ताकि वो वायरस को अटैच कर सके। ओके, दूसरा जो है दूसरा जो केस स्टडी है, इट इज़ रिलेटेड टू क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो क्रोकोडाइल में क्या होता है कि जो वायरस जो रिसर्चर्स है उन्होंने वायरस को क्रोकोडाइल में इंजेक्ट किया, और उन्होंने ये देखा कि जो क्रोकोडाइल है उसमें ज़बरदस्त इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये रैट के जैसा नहीं है, माइस के जैसा ही नहीं है कि उसमें अटैचमेंट ही नहीं हो, उसमें ज़बरदस्त इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और जो HIV है इट वाज एलिमिनेटेड बाय क्रोकोडाइल। ठीक है, जो HIV है इट वाज एलिमिनेटेड बाय क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल के सिस्टम से पूरा रिमूव हो गया। ठीक है, यस, समझा कि ऊपर से गया तुम लोगों को।
ठीक है, डिटेक्शन ऑफ वायरसेस वी विल कंटिन्यू लेटर, मतलब लेटर ऐसे, अभी मैडम का लेक्चर लेने दो एंड फिर देखते हैं। यस, समझा कि ऊपर से गया, बता दो। ओके, ठीक है। सो अभी के लिए मैं थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ, आई विल गिव सम रिलीफ टू माय थ्रोट आल्सो। ओके, सो ये जो नोट्स है मैं इसको थोड़ा अपडेट करूँगा, इसमें और पेजेस भी ऐड करने हैं, तो ये दिस इज़ लिमिटेड टू 5 पेजेस। ओके, सो ये 5 पेजेस इधर ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड डिटेक्शन ऑफ वायरस के आगे नेक्स्ट टॉपिक है, सो ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड इसमें ये क्या बोलते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरसेस के तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्या इन बायोटेक्नोलॉजी? कोई बता सकता है? पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा? एनिमल सेल कल्चर के बारे में पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी में? यस। उसमें आपका क्या होता है, लैमिनार एयर फ्लो के बारे में बताया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 3 वुड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आइसोलेशन ऑफ एनिमल मटेरियल टिश्यूज के बारे में। एंड तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको एक एक बार रिवाइज कर लूँगा, आई विल गो थ्रू, एक मिनट।